और इसी बीच एक और बड़ी खबर है। जंग के बीच कुवैत ने एडवाइजरी जारी कर दी है। अपने नागरिकों को बेवजह घर से ना निकलने के निर्देश दिए गए हैं। और सबसे अहम ये भी है कि खिड़की दरवाजे बंद रखने की सलाह दी गई है। इसका मतलब ये है कि जहां पर वो रहते हैं वहां पर कभी भी बड़ा अटैक हो सकता है। ऐसे में अगर वो अपने घर पर हैं तो भी अपने घर की खिड़की और दरवाजे उनको बंद रखने हैं, अपनी सुरक्षा खुद करनी है। तो न्यूक्लियर सेफ्टी गाइडेंस के तहत ये निर्देश जारी किए गए हैं। क्या मिडिल ईस्ट में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया है? एक तरफ बोशर प्लांट पर हमला हमने देखा, उसका पूरा असर हो सकता है, ये भी दावा किया जा रहा है। उसी बीच कुवैत की तरफ से न्यूक्लियर सेफ्टी गाइडेंस के निर्देश। मारूफ करादे एक तरफ हमारे साथ हैं एबीएम ओपी तिवारी सर, डिफेंस एक्सपर्ट, और साथ ही हमारे साथ कर्नल अनुराग शुक्ला सर है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल तिवारी सर आपसे ही, ये दावा किया जा रहा है कि बोशर प्लांट पर हमला किया गया और उसका असर जो है वो मिडिल ईस्ट पर हो सकता है अगर वहां पर रेडियोलॉजिकल वेव्स जो हैं वो लीक होती हैं। कुवैत की तरफ से न्यूक्लियर गाइडेंस, सेफ्टी गाइडेंस जारी किया गया, क्या ये कोइंसिडेंस है? कोई कोइंसिडेंस तो नहीं कह सकते, लेकिन कहाँ कहाँ उसने छिपा रखे थे और किस लेवल तक वो रिफाइंड हो चुके हैं, कंसंट्रेट हो चुके हैं, और कुछ रिलीज होती है, अगर रेडिएट होती है तो नुकसान बढ़ सकता है। ये तो आगे सोचने की आवश्यकता है, बिकॉज जिस तरीके से अमेरिका की हार हो रही है, ट्रंप की हार हो रही है, हार तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव किया था उस ऑब्जेक्टिव पर कहीं भी पहुँच नहीं रहे हैं, बल्कि अपने बेसिस को नुकसान हो गया, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर को नुकसान हो गया। ये डेस्परेट अटेम्प्ट एक हो सकता है, मे नॉट बी फुल्ली न्यूक्लियर, बट कोशिश की जाएगी कि थोड़ा बहुत रेडिएशन पैदा हो। मैं इस समय 1942 की 45 की बात करना चाहूँगा, जब उन्होंने नागासाकी और हिरोशिमा पर बॉम्ब डाले थे अमेरिका ने, उस समय उसके पहले ही जापान सरेंडर करने के लिए तैयार हो चुका था। कोई मकसद नहीं था उस समय डालने के लिए, फिर भी अमेरिका ने अपना मार्केट स्टैब्लिश करने के लिए, दुनिया के दिखाने के लिए हम पावरफुल दिखाया था। इस समय भी एक अमेरिका बैकफुट पर आ चुका है, पर्टिकुलरली ट्रंप बहुत बैकफुट पर आ चुके हैं। जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो भाई डिफेंस सेक्रेटरी था, उनकी एडवाइस पर कह के वॉर करने गया, फिर कह रहे हैं कुछ और कह रहे हैं, अपने आप को पीछे लाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज जो मकसद था। लेकिन इसी में डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट ये भी है कि युद्ध तो हम जीत चुके हैं, ईरान कमजोर हो गया। अनुराग सर, अब आप जरा ये बताइएगा, क्योंकि खबर ये भी है, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत यहाँ पर होगी या बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ इजरायल ने ऐसा अटैक किया कि 900 सैन्य ठिकानों को ईरान के तबाह कर दिया। ये क्या दिखाता है? बातचीत हो भी पाएगी या इजरायल और अमेरिका में कोऑर्डिनेशन की कोई प्रॉब्लम? जी, युद्ध के अंदर ना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी वॉरफेयर कहलाता है। आप दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो ग्राउंड पे क्या होने जा रहा है, अगर आप सोचें, पिछले 3 दिन पहले की खबर है कि अमेरिका ने बोला था कि तकरीबन 5000 सैनिक या 2500 सैनिक, थल सेना के सैनिक ऑलरेडी ईरान के आसपास पहुंच चुके हैं। तो वो जो सैनिक गए हैं वो क्या करना चाहते हैं, वो किस जगह पे ऑपरेशन करना चाहेंगे? क्या वो खड़ग आयरन की तरफ बढ़ रहे हैं या उनका मकसद क्या है? तो हो सकता है इन 5 दिनों का जो गैप लिया गया है, जो एक डाइवर्सरी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, युद्ध की बातें ना करके पीस की बातें की जा रही हैं, तो इस तरह की कुछ स्टेटमेंट हो सकता है कि वो डाइवर्सरी टैक्टिक्स हो, जिसके अंदर वो एक कोई बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रहे हो। आने वाले 3 दिन 4 दिन के बाद वो अचानक थल सेना जाके खड़ग आइलैंड पे हो सकता है ऑक्यूपाई। ठीक है सर, ये बड़ी अहम तस्वीर है सर। बुशर प्लांट जो है, न्यूक्लियर प्लांट, बिल्कुल गल्फ के एकदम करीब पड़ता है, पोर्ट सिटी मानी जाती है। वहां पर इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया और दावा ये किया जा रहा है कि प्लांट पर स्ट्राइक हुई। एक बार हम ये मैप दिखाते हैं, ये आप देखिए एकदम टॉप में स्टिक्स हमें यहाँ मिले। सर मैं चाहूंगा अभी आए सर तिवारी सर, ये जो पूरा टॉप वाला हिस्सा है, यहाँ पर बुशर है, और बुशर का अटैक जो है, रेडियोलॉजिकल इंपैक्ट जो है, वो कतर से लेकर बहरीन, सऊदी से लेकर यूएई और ओमान तक, यानी गल्फ के इस हिस्से तक, अरबियन सी जो है वहां तक पड़ सकता है बुशर पर अगर अटैक होता और यहां से अगर वेव्स लीक होती हैं। तिवारी सर, कितना बड़ा सर इसका होगा? कौन कौन से देश है एक बार? देखिए जो सबसे पहले परेशान बहरीन है, कतार है, सऊदी अरेबिया ही, वहाँ पर कुवैत भी आगे। ये मिडिल ईस्ट सबकी डिपेंड्स ऑन द हवा की डायरेक्शन क्या है और किस स्पीड से मूव कर रहा है, उस तरह से रेडिएशन उसी तरह प्रभावित होगा। लेकिन डिस्टेंस वहाँ से इजराइल भी बहुत दूर नहीं है, लेकिन अभी ऐसी कंडीशन है कि जब हवा उधर से आती है, वेस्टर्न से आती है, तो नुकसान इन देशों को होगा। नहीं, ठीक है। और अनुराग सर, आप थोड़ा सा, सर मैं चाहती हूँ आप आगे, कौन कौन से देश उसके बीच में पड़ेंगे? अगर रेडिएशन फैलता है तो किन किन देशों को खतरा हो सकता है? आप थोड़ा स्पेसिफिकली समझा पाए तो। देखिए, रेडिएशन डिपेंड करता है किस तरह की रेडिएशन है। अगर बम फटा है, फ्यूजन हुआ है या फिजन रिएक्शन हुआ है, तब तो इसका असर ज्यादा होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वो काफी दूर तक जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ फिसाइल मटेरियल पड़ा है और उसके ऊपर बम फटा है, मतलब कि एक्सप्लोजिव फटा है, माना जाता है कि जो रशिया ने डेवलपमेंट जब की थी बुशर की, उसमें हेल्प की थी, तो पॉसिबल ट्रेजेक्टरी क्या हो सकता है इमरजेंसी में, वो एक वही मैं बताना चाहता हूं कि अगर प्रॉपर बम फिजन के तरह फटा है और उसकी रेडिएशन निकलेगी तो डेफिनेटली काफी दूर तक जाएगी। ये मिडिल ईस्ट तक कर सकते हैं, यहाँ तक कुवैत और ये ओमान और ये यूएई तक पूरा आने की उम्मीद है, क्योंकि ये रेडिएशन एकदम से नहीं मरती है, क्योंकि कई दशक तक रहती है, 10
10-10, 15-15 साल तक रहती है, इतना जल्दी डाई डाउन नहीं होती, और उसके बाद क्या करती है, जमीन के नीचे चली जाती है, तो वाटर को ठीक है सर, इस पर आपसे और बात करेंगे, लेकिन भी इसी पर दिखाते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने यह बताया है कि ईरान की तरफ से जानकारी दी गई है कि दूसरी एक मिसाइल ने बुशहर न्यूक्लियर प्लांट को आज ही हिट किया है, और ईरान के मुताबिक अभी कोई डैमेज नहीं हुआ पावर प्लांट को, ना ही किसी स्टाफ को इंजरी हुई है, लेकिन पावर प्लांट की स्टेबिलिटी पर अभी कोई खतरा नहीं है। लेकिन IAEA गुजारिश कर रहा है कि इस पर हमले रोके जाएं, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये मिलिट्री पावर प्लांट नहीं था, ये एक सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट है बुशहर, और उस पर हमले का मतलब बहुत बड़ा नुकसान, जिसका हम दावा कर रहे थे, जो मैप लोग लगातार आपको दिखा रहे थे। तो इसके मायने क्या है वो समझाएंगे आपको, लेकिन इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, वो आपके सामने रखते हैं। ईरान ने ताबड़तोड़ अटैक कर दिया है। ईरान के हमलों की ये 88वीं लहर बताई जा रही है। इजराइल के कई शहरों में हमले किए गए हैं, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में भी हमले किए गए, यानी ईरान अपना बदला लेने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये कई शहरों की तस्वीरें भी बाकायदा सामने आई। इससे पहले लेबनान में हमने देखा था कि गैस प्लांट जो था, स्टेशन जो था, उस पर अटैक किया गया था इजराइल की तरफ से। ये आप देख रहे हैं कि बाकायदा जो हिजबुल्लाह ने ड्रोन से वीडियो जारी किए हैं, अटैक के वीडियो जारी किए गए। इसी के साथ शिया मिलिशिया जो है एरबिल में जो उसने अटैक किया था, उसका ये वीडियो, दरअसल एरबिल में जो बेस है उसको अटैक किया गया, विक्टोरिया बेस को अटैक किया गया था बगदाद में, और शिया मिलिशियाज भी इस लेवल के जो ड्रोन है वो भी यूज कर रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती है अनुराग सर, इस तरह का वॉरफेयर अगर प्रॉक्सीज की तरफ से यूज किया जाए? तो अनकन्वेंशनल वॉरफेयर की बात करें तो जो छोटे छोटे ड्रोन हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज करने में कामयाब हो रहे हैं। जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं कि छोटा सा ड्रोन जो कि ग्राउंड के बहुत नज़दीक जा रहा है, वो किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आता, और वो काफ़ी ज़्यादा दुश्मन के इलाके में पेनिट्रेट करने में कामयाब हो सकता है। तो डेफिनेटली वो भले ही छोटा सा अटैक करे, लेकिन वो कामयाब है अपने टारगेट को हिट करने के लिए। ठीक, यानी कि ये एक बड़ी ताकत यहाँ पर जो है ईरान की निकलकर सामने आ रही है, ड्रोन। इस पर आपसे और बात करेंगे, लेकिन इस वक्त और इन्फॉर्मेशन आइए ग्राफिक्स के जरिए जरा दर्शकों को बताते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अभी कोई सीधी वार्ता नहीं हो रही है, इस तरह की खबर मिल रही है। तो सबसे बड़ा पहलू ये कि ईरान ने ये कह दिया कि दोनों पक्ष अभी भी बातचीत नहीं कर रहे हैं, अभी भी अप्रत्यक्ष तरीके से एक दूसरे को मैसेज दे रहे हैं स्टीव विटकॉफ से बात करने के लिए। हालांकि ईरान ने मना कर दिया है, स्पेशल एम्बेसडर रहे, स्पेशल दूत रहे वो डोनाल्ड ट्रंप के। हालांकि देखिए, जो मध्यस्थ देश हैं उनके जरिए बातचीत की कोशिशें जरूर चल रही हैं। खबर तो ये भी है कि अगर ईरान और अमेरिका की बात होती है तो इसके लिए दोनों देशों से कौन कौन शामिल हो सकता है, ये भी इस वक्त बहुत बड़ा सवाल है। अब्बास अरागची पहले से इस बातचीत में शामिल रहे, लेकिन अब एक और नाम बागेर गालिबाफ जो हैं, बागेर गालिबाफ वो वहां के संसदीय अध्यक्ष हैं, उनका नाम भी ईरान की तरफ से लगातार चल रहा है। इधर अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और स्पेशल मिडिल ईस्ट दूत स्टीव विटकॉफ का नाम सामने आ रहा है। तिवारी सर, अभी जरा बताइएगा, अगर मध्यस्थता की तरफ आगे बढ़ते हैं तो किसकी तरफ से कौन और कितना कारगर वो साबित बातचीत हो सकती है, इसको सरल भाषा में अगर हम समझाएं, जो ग्राफिक्स हमने दर्शकों को दिखाए। देखिए, मध्यस्थता के लिए और वॉर रोकने के लिए तो दोनों दोस्त तैयार है। युद्ध कोई नहीं चाहता, क्योंकि ईरान की भी बहुत तबाही हो चुकी है, इजराइल की भी तबाही हो चुकी है, और ट्रंप ने जो उम्मीद की थी उससे बहुत ज़्यादा तबाही उनकी हो चुकी है। अभी ईरान का कंडीशन, ईरान थोड़ा भावी है, लेकिन अभी जो न्यूक्लियर प्लांट पर जो अटैक किया हुआ है, अब इसका बैकड्रॉप में जाइए। अभी कहा था 5 दिनों तक हम अटैक नहीं करेंगे, अभी वो अटैक वहाँ कर दिया। इस अटैक का क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन इसमें देखने की एक बात है कि जो न्यूक्लियर प्लांट जो है ईरान के बीच में नहीं है, एक ऐसे लोकेशन पर है जहाँ की सऊदी अरेबिया की कई कंट्रीज में असर पड़ेगा, सबको असर पड़ेगा। ये रशिया के हेल्प से ये बनाया गया था, और ये पीसफुल पर्पज़ के लिए बनाया गया था। अब जहाँ बात का सवाल है, वो कर रहे हैं कि जो ट्रंप जिसको भेजना चाहते हैं ईरान को, वो स्वीकार नहीं है, बल्कि उनको चाहिए कि हमें वाइस प्रेसिडेंट चाहिए। एक तरीका और भी एक वो भी हो सकता है कि भाई प्रेसिडेंट की भी औकात दिखाने की आवश्यकता है। ट्रंप साहब जिसको चाहे हम नहीं करेंगे, बातें मानेंगे, लेकिन जहाँ तक समझौता का सवाल है, समझौता जो अमेरिका कंडीशन रख रहा है, जो ईरान कंडीशन रख रहा है, उसमें एक असमंजस बनने की ताकत, क्षमता है। हो सकता है कि एक निष्कर्ष से पहुंच सके लोग। ठीक है, लगातार हम देख रहे हैं, और ये इसी बीच एक बड़ी खबर है, अमेरिका ने युद्ध जीता, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा, डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं। ये बड़ी खबर है, ईरान समझौता करने के लिए तैयार है, ये डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से स्टेटमेंट दे रहे हैं। ईरान पूरी तरह से कमजोर हो गया है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, और इसके साथ ही वो कहते हैं कि अमेरिका ने इस युद्ध को जीत लिया है। तो ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा, डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने उनसे कन्वे कैसे किया, बड़ा सवाल। तो डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान पूरी तरह से सैन्य क्षमताओं को खो चुका है, लेकिन बातचीत होगी, ये उम्मीद। कर्नल अनुराग, मेरा सवाल आपसे सर, इजराइल इस बातचीत में अगर शामिल नहीं है
तो क्या इजराइल हमले रोक देगा, ये मान लिया जाए, जैसा कि होता दिख नहीं रहा? देखिए, ये अगर हम नेगोशिएशन की बात करें या इस बात की बात करें कि बातचीत की संभावना है, तो एक शुरुआती दौर है। यहाँ पे अभी सिर्फ ट्रस्ट बिल्डिंग की कोशिश की जा रही है। जब युद्ध के बीच में जब युद्ध शुरू हुआ था तो दोनों ने एक दूसरे का ट्रस्ट खो दिया था। अगर आप युद्ध के पहले की बात करें तभी वार्ता चल रही थी, दो पक्ष बात कर रहे थे आपस में, दो दौर की बातचीत ऑलरेडी हो चुकी थी और उसके बीच में अटैक किया गया। तो ट्रस्ट डिफिक्ट आज भी है। अगर आज हम बात करें तो कोई किसी को विश्वास करके राजी नहीं है। यस्टरडे उन्होंने बोला था कि 5 दिन की पीस होगी और अगले दिन ही फिर अटैक होता है, तो डेफिनेटली ट्रस्ट डिफिक्ट तो है, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत है। अगर आने वाले समय में ट्रस्ट बिल्डिंग होती है तो हम सब चाहते हैं। लेकिन सर, इसी पे मेरा सवाल एक और है कि अगर वो बातचीत को लेकर बात कर रहे हैं और फिर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं कि हमने युद्ध जीत लिया, ये स्टेटमेंट तो ईरान तक भी जाएगा ना, फिर इसका तो नुकसान भी और हो सकता है। देखिए, हम एक तरफा न्यूज़ देख रहे हैं। अगर हम सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज़ देखें तो बिल्कुल सही है, वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं, उनको बताना बनता है। लेकिन अगर हम जो उसकी बातों को देखें तो युद्ध शुरू होने से पहले ही ईरान ने कहा था कि हम कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे हैं। उन्होंने पहले ही कहा था कि हम कोई बड़ी लंबी मिसाइल नहीं बना रहे हैं। तो आज जब खड़े होकर वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जिस को वो उपलब्धि गिना रहे हैं, वो उपलब्धि तो पहले भी थी। तो इस युद्ध के दौरान उन्होंने अचीव क्या किया, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन उस पर डिस्कस करने के बजाय आप ये समझिए कि वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं, वर्ल्ड को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसी बीच एक बड़ी खबर है, और ये बड़ी खबर अमेरिकी डील पर ईरान का जवाब सामने आया कि सिर्फ जेडी वेंस से ही बात करेंगे। विटकॉफ या किसी दूसरे से बात नहीं होने वाली है, ये ईरान ने बिल्कुल साफ कर दिया है। तो उससे पहले की बातचीत में विटकॉफ और जेरेड कुशनर बातचीत कर रहे थे, लेकिन उस बातचीत के बीच में ही हमला कर दिया था अमेरिका ने। तो उससे धोखेबाजी के तौर पर ईरान समझ रहा है। इस वजह से उन दोनों एम्बेसडर से, उन दोनों दूतों से बात करने से ईरान ने साफ मना कर दिया है और अपनी शर्तों पर बातचीत करने की कोशिश, जैसा ओपी तिवारी साहब ने कुछ ही देर पहले किया, कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की कंडीशन पर बात नहीं होगी, ईरान चाहता है कि उसकी शर्तों पर भी बात हो। और आइए इससे जुड़ी हुई कुछ और डिटेल इस वक्त आपके सामने रखते हैं। देखिए, अमेरिका के लिए ईरान की शर्त क्या है? ईरान पर आगे कोई हमला नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ी शर्त है। खाड़ी में सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद कर दिया जाए। ये सबसे कठिन चुनौती होगी शायद। हिजबुल्लाह पर इजराइल हमले बंद करे, ये भी मांग की गई है। इसके भी होने की संभावना बहुत कम दिखती है। तो ईरान की शर्तें अमेरिका के लिए भी बहुत कड़ी है। जिस लेवल की बातें कही गई, ये भी कहा कि सारे सैंक्शन हटाए जाए। हालांकि अमेरिका ने कहा कि हमारी शर्तें मानिए, हम अपने सैंक्शन हटा देंगे। ओपी तिवारी सर, कितना टफ होगा इन दोनों कंडीशंस पे शर्तें वर्सेस शर्तों की जो लड़ाई दिख रही है? देखिए, करीब जितनी शर्तें की बात कर रही है, सैंक्शंस की बात हो, बेसेस की बात हो, बेस तो ऑलरेडी पैरालाइज हो चुके हैं, बेस किसी काम के रहे नहीं, अटैक नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें, न्यूक्लियर बॉम्ब तो उसे पहले मना कर चुका था। अनुराग शुक्ला साहब बता रहे थे कि पूरा कम्युनिज्म, लेकिन एक ही शर्त है जो कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह पर इजराइल का अटैक हो तो न ये अमेरिका के बस में है, न ईरान के बस में। इजराइल अपनी मर्जी करता रहेगा। तो वो समझौता हो सकता है ईरान को इसमें पीछे हट जाए, ईरान इसको ना माने। तो 4-5 शर्तें जो दोनों साइड से हैं, उसमें एक समझौता होने के आसार नज़र अवश्य आ रहे हैं, क्योंकि ईरान की भी तबाही बहुत हो चुकी है और अमेरिका को जितना सोचता था उसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा अमेरिका की तबाही हो चुकी है। और इसी में अनुराग सर, क्योंकि वहां इजराइल ने तो कसम खा ली है जब तक हिजबुल्लाह का खात्मा नहीं हो जाता, वो लेबनान पर इसीलिए अटैक करे ना, क्योंकि वहां पर ही हिजबुल्लाह बैठा हुआ है, वो तो कसम खा चुका है। तो इस पर तो ईरान को लगता है पीछे ही हटना पड़ेगा। युद्ध होता है, लेकिन उसमें जो रिजल्ट्स अचीव होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर आप 1 या 1.5 साल पहले की लड़ाई देखें जिसमें कि वो हमास के खिलाफ लड़ा था, तो आप क्या मानते हैं कि आज हमास खत्म हो गया है? ऐसा तो कहीं नहीं आया, उनको डिफीट सरेंडर कुछ नहीं दिखाई पड़ा। तो हिजबुल्लाह के ऊपर जो लेबनान में अटैक कर रहे हैं, वो लेबनान के अंदर अपने बॉर्डर पे एक बफर जोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुद जानते हैं कि वो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हिजबुल्लाह खत्म हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं लगता। ठीक है, इसी बीच एक बड़ी खबर है, कुवैत एयरपोर्ट पर ईरान ने स्ट्राइक की है। एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से भारी नुकसान हुआ। एयरपोर्ट पर आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी हैं, ये बड़ी खबर है। हवाई अड्डे के फ्यूल टैंक में आग लग गई है। दुश्मन के 5 ड्रोन को हालांकि मार गिराया गया, ये भी कुवैत ने दावा किया। ये तबाही की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुवैत को सबसे ज्यादा नुकसान जिन देशों को हुआ उनमें कुवैत भी एक देश है। और एक और बड़ी खबर इसी महायुद्ध से जुड़ी हुई आपके सामने रखते हैं। खबर यह है कि यूएस सेंट्रल कमांड ने एक वीडियो जारी कर दिया है जिसमें ईरान में सैन्य ठिकानों पर किए गए हमले को दिखाया गया है। स्ट्राइक का वीडियो जारी किया गया। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप सीज़फायर की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ सेंटकॉम ही कह रहा है कि ईरान के अंदर हमने 9000 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को तबाह किया है। इससे पहले 12000 से ज्यादा स्ट्राइक्स का दावा इजराइल की तरफ से किया गया था। दोनों देशों की ज्वाइंट स्ट्राइक्स को अगर जोड़ा जाए तो यह आंकड़ा 20,000 से कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। ओपी तिवारी सर, इन देशों की मध्यस्थता कराना कितना सुसाइडल हो सकता है? ये हमने देखा, ओमान ने जो कराया उस पर हमला भी किया गया ईरान की तरफ से। पाकिस्तान कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। देखिए,
जो इन देशों, ईरान नहीं चाहता था कि युद्ध का दायरा बढ़े। वो कभी भी नहीं चाहता था कि जैसे साइप्रस में अटैक हुआ या सऊदी अरेबिया में कई जगह अटैक हुआ। इसमें कुछ कहा जाता है कि कुछ इजराइल ने भी अटैक किए हैं ताकि दूसरे देशों को इन्वॉल्व कर सके। लेकिन जहाँ तक इन देशों का जो सवाल है, इन देश में डिफेंसिव पोस्चर लेके चल रहे हैं, उनको अटैक नहीं कर रहे हैं बिकॉज उनको मालूम है कि अगर अटैक एक कंट्री पर उसे टारगेट कर दिया ईरान तो देश तबाह हो जाएगा, बिकॉज इनका एयर डिफेंस मजबूत नहीं है। तो ये एक समझौता बीच में ईरानियन लीडर्स ने माफी भी मांगी थी कि हमने गलती से ड्रॉप कर दिया। अभी काफ़ी केयरफुल रह रहे हैं, अटैक नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जिस तरह दायरा बढ़ रहा है, अगर अमेरिका की शर्त और इन देशों का दबाव अमेरिका ट्रंप के ऊपर, अमेरिकी सरकार पर नहीं पड़ेगा कि आप विड्रॉ करो, युद्ध बंद करो, तब छोटा मोटा ये अटैक अवश्य करता रहेगा ताकि ये दूसरे अमेरिका पर प्रेशर डाले सुधारने के लिए। और इन देशों को तैयार रहना पड़ेगा। रिस्की है ऐसी लड़ाई में, डोनाल्ड ट्रंप का कोई ठिकाना नहीं है, इजराइल कोई जिम्मेदारी लेगा नहीं। बताइए, मध्यस्थता का सवाल है सब पाकिस्तान को, ये नाम पता नहीं कहाँ से लाया गया। पाकिस्तान की कोई स्टैटिस्ट मतलब कोई स्टैंडिंग नहीं है, कोई दम नहीं है। पाकिस्तान की मध्यस्थता से क्या काम चलेगा? मध्यस्थता हो सकता है अपना नाम लाने की मुनीर साहब अपना नाम छोटा सा सवाल माफी के साथ मैं जोड़ रहा हूं आपसे भी। जिस देश में क्रिकेट लीग जो है वो बंद स्टेडियम में हो रही है, वहां बातचीत कैसे हो पाएगी सर? देखिए, ये बातचीत सफल नहीं होगी, बातचीत होगी भी नहीं। अगर देखिए ईरान का जो अटैक है वो रिएक्शंस है। ईरान ने ये कहा था कि जब भी अमेरिका अटैक करना बंद करेगा, फायरिंग करना बंद कर देगा, हम भी बंद कर देंगे, तो उसके बाद ही बातचीत हो सकती है। लेकिन ये एक्शन और रिएक्शन का वॉर है। ईरान पहले रिएक्ट नहीं कर पा रही, रिएक्ट कर रहा। ये बातचीत होना आवश्यक है। ओमान ने शुरू की थी, कभी ओमान को डिस्ट्रॉय नहीं किया था, बट ओमान के बेसिस को किया था। अभी कह रहे तुर्की और पाकिस्तान बीच में आएंगे, और तुर्की बीच में आ सकता है।